1857 की क्रांति के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। यह क्रांति जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया और उसके बाद इसने इतना गहरा छाप छोड़ा कि भारत में कंपनी के शासन का समापन हुआ और अब सीधे ब्रिटिश क्राउन अर्थात जो सम्राट है या उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी उनके अधीन भारत का साम्राज्य सीधे सीधे आ गया। अब भारत की प्रजा को, भारत की जनता को उन्होंने अपनी प्रजा घोषित किया और तदुपरांत भारत पर शासन अधिनियम लाए गए। भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर एक वायसराय और ब्रिटेन में एक भारत सचिव को नियुक्त किया गया। एक पूरी परिषद बनी और इन सब के माध्यम से ब्रिटेन ने भारत पर अपना शासन और आधिपत्य स्थापित किया। 1857 के विद्रोह का प्रभाव ये रहा कि अब ब्रिटेन की नीति बदल गई। जनता के बीच एकता के प्रदर्शन और विद्रोह ने अंग्रेजों को भारत में अपने अस्तित्व और अपने कार्य करने के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए विवश किया। इस विद्रोह के जो परिणाम रहे उसमें मुख्यतः पहला जो परिणाम रहा वो यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश ताज का अधिकार हो गया। 1857 के विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों जो शक्तियां थीं वो निकल गईं और इंग्लैंड के ताज को वो शक्तियां हस्तांतरित हो गईं। यह शक्तियां 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हासिल की गईं। वास्तव में 1857 की जो क्रांति थी, यह जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वह इतना व्यापक और प्रभावकारी रहा कि अंग्रेजों ने लगभग यह मान लिया था कि अब उनके हाथ से सत्ता निकलने ही वाली है। यही कारण है कि 1857 की क्रांति को दबा लेने के बाद ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत पर अपना शिकंजा और मजबूत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शक्तियां लेकर सीधे भारत को अपनी प्रजा के रूप में स्थापित किया और व्यापक रूप से उन्होंने जो 1858 का अधिनियम था उसके अंतर्गत भारत को सीधे ताज के अधीन कर दिया। अब एक राज्य सचिव के माध्यम से कार्य करना शुरू कर दिया। सचिव सीधे ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। वह 15 सदस्यों वाली एक भारतीय परिषद का प्रमुख था। यह 15 सदस्यों वाली जो परिषद थी उसमें से कम 9 सदस्य ऐसे थे जिन्हें कम से कम 10 वर्ष तक इस परिषद के सदस्य के रूप में अपना कार्य करना था। भारत सचिव जहां ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था, तो वहीं भारत का जो गवर्नर जनरल अभी तक जो होते थे उनके स्थान पर एक वायसराय की नियुक्ति की गई जो भारत में ब्रिटेन की ओर से शासन के लिए उत्तरदायी था और वह महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में अपना शासन प्रशासन कर रहा था। इस परिषद की जो अध्यक्षता थी उसे भारत सचिव को करनी थी। केंद्रीय प्रशासन के जो गवर्नर जनरल था उसके हाथों में रहा और यही गवर्नर जनरल बाद में वायसराय के रूप में जाना गया। इस 1857 की इस क्रांति का जो दूसरा मुख्य परिणाम रहा वह था भारत सरकार के लिए नई संरचना का गठन। सरकारी जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अंतर्गत भारत में गृह सरकार को ताज की शक्ति का प्रयोग करना होता है
भारतीय परिषद का गठन 15 सदस्यों द्वारा किया गया था, जिसमें जैसा कि बताया था कि 9 सदस्यों को कम से कम 10 वर्षों तक भारत की सेवा करनी थी। इस परिषद ने हालांकि अभी तक इस परिषद में सभी सदस्य ब्रिटेन के ही थे और बहुत वर्षों के बाद इसमें जब सुधार की मांग की गई, तब कुछ भारतीय सदस्य सम्मिलित किए गए। यह भारतीय परिषद जो राज्य सचिव के माध्यम से जिसे प्रशासन करना था, अब निदेशक मंडल ने भारतीय परिषद के अन्य 6 सदस्यों का चुनाव किया। बाद में जैसा मैंने बताया 1907 में 2 भारतीयों को भी भारतीय परिषद के अंतर्गत रखा गया। इसी के साथ 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम भारतीय सेना का पुनर्गठन रहा। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार के मन में यह भय पैदा कर दिया कि उन्हें भारतीय सेना या भारतीय लोगों पर बहुत अधिक विश्वास नहीं रह गया। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश तत्वों की सेना में भागीदारी बढ़ाई ताकि उनकी वफादारी और समर्थन सुनिश्चित हो सके। अब ज़रूरत पड़ने पर उन्हें यह भय था कि यदि कभी ऐसी आवश्यकता होगी तो भारतीय उनके साथ खड़े नहीं होंगे। इसीलिए भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या जो 1857 में कुल 2,38,000 थी, उसे घटाकर 1863 में 1,40,000 कर दिया गया और इंग्लैंड के सैनिकों की संख्या जो 45,000 थी, उसे बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया। यह संतुलन ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया ताकि भविष्य में यदि कभी कोई 1857 जैसे विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो तो उसमें ब्रिटिश तत्वों की अधिकता के कारण एक संतुलन बनाया जा सके और इस प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में एक प्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी रही। राज्यों को विलय करने की नीति को 1857 की क्रांति के बाद समाप्त कर दिया गया। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को रियासतों के महत्व का अनुभव कराया। इसलिए उनका समर्थन हासिल करने के लिए रियासतों को एकजुट करने और ज़रूरत के समय उनका उपयोग करने के लिए अब रियासतों पर कब्जा करने की नीति को छोड़ दिया गया। इस विलय की नीति को छोड़ने का प्रभाव यह रहा कि ब्रिटिश सरकार को कुछ वफादार भारतीय रियासतें मिल गईं। अब इन रियासतों ने ब्रिटेन के प्रति कई बार ऐसे अवसर आए जब उन्होंने ब्रिटिश सरकारों की मदद की और एक मजबूत तंत्र के रूप में इन रियासतों ने ब्रिटिश सरकार की मदद की। इसी प्रकार 1857 की क्रांति में जिस प्रकार से एकता का प्रदर्शन भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दिखा, उसने स्पष्ट कर दिया कि यदि अब ब्रिटेन को सत्ता बनाए रखना है भारत में तो उन्हें बांटो और राज करो की नीति पर अमल करना होगा। 1857 के विद्रोह ने इस विषय को मजबूती के साथ रख दिया कि अब मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए ऊंची जातियों को निचली जात के हिंदुओं के साथ लड़ने के लिए व्यवस्थित करना होगा। इस देश के लोगों में विभाजन करना होगा और इसी प्रकार से एकता बिगाड़ी जा सकती है। ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने इस बांटो और राज करो
की नीति का बखूबी इस्तेमाल किया और परिणाम यह रहा कि अंत में जब वे भारत छोड़ के जाते हैं तो भारत दो भागों में विभाजित हो जाता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है, देखा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसे दबा तो जरूर दिया गया, परंतु इसने हमारे देश के नेताओं के माध्यम से एक ऐसा विश्वास भरा जिसने भारत के भविष्य में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला स्वतंत्रता के लिए, उसको एक दिशा दिया। विद्रोह के बाद अंग्रेजों को अपनी नीतियों में संशोधन करना पड़ा। उन्हें भारतीय सैनिकों और अन्य लोगों की वफादारी पर संदेह होने लगा था। ऐसे में उन्हें सेना का पुनर्गठन करना पड़ा और रियासतों के विलय की नीति को छोड़ना पड़ा।